कंजर्वेटर क्या होता है? कंजर्वेटर कास्ट आयरन का बना होता है और यह ट्रांसफार्मर के मुख्य टैंक के ऊपर जुड़ा हुआ होता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका काम क्या होता है? इसका कार्य होता है ट्रांसफार्मर के मुख्य टैंक में ऑयल की आपूर्ति करना व गर्म होने वाले ऑयल को ठंडा होने के लिए स्थान देना। आप आगे बढ़े, आपने कहा सर कंजर्वेटर के बारे में हम लोगों ने पूरा का पूरा डिस्कशन कर लिया, इसे बोलेंगे कंजर्वेटर। कंजर्वेटर के बाद में आता है ब्रीदर। आपने देखा होगा, देखो प्यारे बच्चों, कंजर्वेटर के बाहर एक नली लगी होती है और उस नली के बाहर की तरफ, ये बाहर वाला जो भाग है इसे बोलेंगे ब्रीदर, और अंदर की तरफ जो रासायनिक पदार्थ सुरक्षित रहेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? सिलिका जेल। तो याद रखना, इस नली के द्वारा ये ब्रीदर जुड़ा हुआ है, अंदर की तरफ सिलिका जेल रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? कि जैसे ही ट्रांसफार्मर ऑयल ठंडा होकर के सिकुड़ेगा तो उससे ऊपर से नीचे की तरफ दबाव महसूस करने के लिए एक नली लगाई जाती है, जिसके द्वारा एयर, हवा जो होती है, उस नली के द्वारा ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर में पहुंच करके ऊपर से दबाव डालती है, जिससे वो ऑयल जो होता है वो मुख्य टैंक की तरफ प्रवाहित होता है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, डिसएडवांटेज क्या हो गया? अगर नमी युक्त वायु कंजर्वेटर में पहुंच गई तो वहां पर ट्रांसफार्मर के ऑयल के अंदर नमी आ जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदेही होगी, ट्रांसफार्मर को खराब कर सकती है, ब्लास्ट कर सकती है। तो इसी वजह से ट्रांसफार्मर के अंदर, कंजर्वेटर के अंदर जो एयर जा रही है उसमें से नमी को अवशोषित करने के लिए एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ प्रयोग किया जाता है, जिसका काम क्या होता है? नमी को अवशोषित करना। उसे बोलते हैं सिलिका जेल। और सिलिका जेल जिस प्रकार के एक अचालक से कवर रहती है, जिस पोर्शन के अंदर रखी रहती है वो रासायनिक पदार्थ, उस बाहरी कवर को बोलते हैं ब्रीदर। तो समझ में आ गया आपको? कंजर्वेटर जो होता है उसके द्वारा ब्रीदर जोड़ा रहता है और ब्रीदर में क्या सुरक्षित रहती है? सिलिका जेल। सिलिका जेल का काम क्या होता है? उसके अंदर से नमी को अवशोषित करना। किसके अंदर से? हवा के अंदर से नमी को अवशोषित करना। आगे बढ़े, आपने कहा सर ब्रीदर क्या होता है? प्यारे बच्चों, ब्रीदर एक प्रकार का अचालक है। ब्रीदर थर्मोस्टेट का होता है। तो इसका काम क्या होता है? किसका कार्य होता है? किसी भी रासायनिक पदार्थ को सुरक्षा प्रदान करना। किसी भी मतलब सिलिका जेल। सिलिका जेल एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है, उसे सुरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ब्रीदर का प्रयोग करते हैं। ब्रीदर के अंदर ही सिलिका जेल सुरक्षित रखा रहता है। आप आगे बढ़े, आपने कहा सर ये जो होता है इसमें इसका काम क्या होता है? केवल सिलिका जेल को सुरक्षित रखना इसका काम होता है। आप आगे बढ़े, आपने कहा सर सिलिका जेल क्या होता है? बेटा, ये सिलिका जेल जो होता है वो एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है और ये हवा के अंदर जो एयर कंजर्वेटर में जाने वाली है उसके अंदर की नमी को अवशोषित करने का कार्य करता है। आप आगे बढ़े, आपने कहा सर ये जो सिलिका जेल होती है वो शुष्क अवस्था में किस रंग की होती है? नीले रंग की होती है। और उपयोग में आने के बाद किस रंग में बदल जाती है? हल्के नीले रंग में बदल जाती है। और आपसे पूछा जाए क्या कि सर और ज्यादा किस में बदल जाएगी? तो याद रखना हल्के गुलाबी रंग में भी बदल जाती है। तो ऐसे बहुत सारी कंफ्यूजन वाली चीजें आपके दिमाग में बनी होगी, तो मैं आपको इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक छोटा सा अगली वाली स्लाइड को हम लोग डिस्कशन करेंगे, आराम से कर पाएंगे। देखो याद रखो, किसी सिलिका जेल सूखी अवस्था में नीले रंग की होती है और नमी अवशोषित करने के बाद हल्के गुलाबी रंग में बदल जाती है या हल्के नीले रंग में बदल जाती है। तो ये चीज आपके दिमाग में है, लेकिन अगली वाली स्लाइड ने पूरी की पूरी चीजें क्लियर कर दी। अगर आपसे पूछा जाए शुष्क अवस्था में सिलिका जेल किस रंग की होती है, तो देखो आपके सामने दिख गया होगा आपको किस रंग की होती है। हमारे सामने सिलिका जेल नीले रंग की होती है, लेकिन जैसे ही उसने 15% नमी को अवशोषित किया उसका रंग क्या हो गया? हल्का नीला हो गया। क्या हो गया? हल्का नीला। लेकिन अगर आपने फिर भी इसको नहीं बदला और अगर ये ट्रांसफार्मर के अंदर रखी हुई है और इसने 30 से 40% नमी को अवशोषित कर लिया, नमी को एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर समा लिया, तो इसका रंग फिर बदलेगा और ये हल्के गुलाबी रंग की हो जाएगी। तो अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछा गया कि नमी अवशोषित करने के बाद सिलिका जेल किस रंग में बदल जाती है, तो याद रखना वहां पर हल्का नीला अगर ऑप्शन में दिया गया तो हल्का नीला, या हल्का नीला ऑप्शन में नहीं दिया गया, हल्का गुलाबी दिया गया तो हल्का गुलाबी। दोनों प्रश्न आपके, दोनों के उत्तर सही है। अब आपको समझ में आ गया कब
सूखी अवस्था में किस रंग की है? नीले रंग की। लेकिन 15% नमी को अवशोषित करने के बाद किस रंग में बदली? हल्के नीले रंग में। और अगर आपसे पूछा जाए नमी और ज्यादा एब्जॉर्ब कर ली, यानी कि 30 से 40% नमी को अवशोषित कर लिया, तो अब किस रंग में बदल जाएगी? हल्के गुलाबी रंग में बदल जाएगी। ये भी आपको छोटी छोटी चीजें हैं जिनके बारे में आपको डिस्कशन करने की कोशिश करनी है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़े। ये भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ट्रांसफार्मर के अंदर जब हम लोग 3 फेज ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे तो उसका पहला पार्ट क्या था हमारा? ट्रांसफार्मर ऑयल था। उसके बाद आगे बढ़े तो आपने कहा सर कंजर्वेटर आया था। उसके बाद क्या आया था? कंजर्वेटर के बाद ब्रीदर आया था। ब्रीदर के बाद सिलिका जेल आया था। और सिलिका जेल के बाद में आ रहा है हमारे सामने, क्या आ रहा है? बकोज रिले। तो प्यारे बच्चों, एक छोटी छोटी बातें हैं जिनके बारे में मैं बोलने की कोशिश करूंगा, आप लोग लिखते जाएंगे साथ के साथ, क्योंकि एग्जाम्स में यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं। पहली बात मैं बोल रहा हूं, उसको आराम से सुनने की कोशिश कीजिएगा। परिणाम मित्र में कार्य करने वाला रिले क्या कहलाता है? आपका बकोज रिले। बकोज रिले जो ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में? ऑयल ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि इसे कार्य करने के लिए क्या चाहिए? आपका ऑयल चाहिए। तो ये बात आपके दिमाग में हो गई। तो आपसे पूछा जाएगा, देखो कितनी प्यारी बात है, आप लोग बिल्कुल इजीली इसको डिस्कशन करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि बकोज रिले जो होता है वो किसमें प्रयोग किया जाता है, तो आप बोलोगे सर ऑयल ट्रांसफार्मर में। किसमें प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों? ऑयल ट्रांसफार्मर। आपसे पूछा जाएगा कि सर ये बकोज रिले कार्य कैसे करता है, किस सिद्धांत पर ऑपरेट करता है, तो याद रखना ये बकोज रिले जो है, बकोज रिले, इसका सिद्धांत होता है गैस पर ऑपरेट करता है। किस सिद्धांत पे काम करता है? गैस पर ऑपरेट करता है। कैसे, वो भी आपको डिस्कशन करवा देता हूं। देखो, जैसे ही ट्रांसफार्मर के अंदर, देखो कैसे काम करेगा ये। ट्रांसफार्मर के अंदर छोटा वाला फॉल्ट आया, नॉर्मल फॉल्ट आया, तो उसके अंदर से ऑयल है, ये यहां पर कि ऑयल भरा हुआ है। अब ऑयल गर्म होगा तो क्या बनेगी? गैसें बनेगी। और गैसें बनने के कारण ये गैसें ऊपर की तरफ उठेगी, और ऊपर उठने के बाद यहां पर एक प्रकार का अलार्म सर्किट लगा हुआ है। अलार्म सर्किट के अंदर क्या भरा हुआ है प्यारे बच्चों? यहां पर पारा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पारा, मरकरी, Hg। अब क्या होगा? जैसे ही गैस इसमें से ऑयल गर्म हुआ, ऑयल में से गैसें बनी, और ये गैसें ऊपर जाकर के अलार्म सर्किट को क्या करेगी? प्रभावित करेगी। और इसमें भरा हुआ पारा द्रव अवस्था में होता है, थोड़ा सा गर्मी पाकर के हल्का सा पिघलना शुरू होगा और इधर उधर हिलेगा। इससे क्या होगा? अलार्म सर्किट ट्रिप हो जाएगा, और अलार्म सर्किट बजने से हमें पता चल जाएगा कि हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर माइनर फॉल्ट आ गया। माइनर फॉल्ट का मतलब अभी प्रारंभिक अवस्था का फॉल्ट है, यानी कि माइनर फॉल्ट है, छोटा वाला फॉल्ट है। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर के अंदर एकदम मेजर फॉल्ट आ गया, बड़ा वाला फॉल्ट आ गया, तो क्या होगा? उस कंडीशन में अलार्म सर्किट भी कार्य करेगा और ट्रिप सर्किट भी कार्य करेगा। ट्रिप का मतलब एमसीबी ट्रिप हो जाती है, यानी कि सर्किट को आगे विद्युत धारा का प्रवाह रोक देती है। तो क्या करती है? देखो क्या होता है, नीचे वाला जो होता है वो ट्रिप सर्किट होता है, ऊपर वाला क्या होता है? अलार्म सर्किट होता है। और जैसे ही ट्रांसफार्मर के अंदर मेजर फॉल्ट आता है, बड़ा वाला फॉल्ट आता है, तो दोनों सर्किट एक साथ कार्य करते हैं, अलार्म भी बजता है, और ट्रिप यानी कि वो आपका इंतजार नहीं करेगा कि आप आकर के उसकी लाइन को कट करेंगे, ट्रिप कर देगा, यानी कि ट्रिप करने के कारण सप्लाई को आने से रोक देगा। तो याद रखना प्यारे बच्चों, इसी कारण से ट्रांसफार्मर के अंदर कई बार ये ट्रिप सर्किट और अलार्म सर्किट फेल हो जाते हैं और नुकसान हो जाता है, तो कई बार ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाते हैं। ये घटनाएं बहुत कम होती है, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है। तो एक बात याद रखना हमेशा दिमाग में, अलार्म सर्किट कहां लगा रहता है? ऊपर, और ट्रिप सर्किट नीचे। और क्या भरा रहता है उसमें? पारा भरा हुआ रहता है। और पारे से क्या होगा? किस सिद्धांत पे काम करेगा? गैस ऊपर ऑपरेट करेगा। गैस पर ऑपरेट करता है। और किस प्रकार का रिले है? बकोज रिले। किस में प्रयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर में। और किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में? ऑयल प्रकार के ट्रांसफार्मर में। आप आगे बढ़े, आपने कहा सर ये बकोज रिले जो होता है वो कहां लगाया जाता है? तो प्यारे बच्चों याद रखना, यह मुख्य टैंक व कंजर्वेटर के बीच में लगाया जाता है। आप बोलोगे सर कंजर्वेटर क्या होता है? याद रखना वो ड्रम, ऊपर वाला ड्रम याद है ना तुम्हें? ऊपर वाले ड्रम और नीचे वाले मुख्य टैंक के बीच में क्या लगा रहता है? हमारा बकोज रिले।
गैस एक्चुएटिंग रिले है, गैस पर ऑपरेट करता है। ट्रांसफार्मर के अंदर, इसके अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर बकोज रिले का ही प्रयोग किया जाएगा। आपसे उठा के पूछ ले जाए ट्रांसफार्मर किस रिले, तो आंखें बंद करके बोल दो बकोज रिले। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटी छोटी चीजें जिनके बारे में आपको डिस्कशन करना है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपसे पूछे कहां जोड़ा जाता है, तो भैया याद रखना बकोज रिले हमेशा कहां जुड़ेगा, मुख्य टैंक व कंजर्वेटर के बीच में, व कंजर्वेटर के बीच में, कंजर्वेटर के बीच में, दोनों के बीच में जोड़ा जाता है बकोज रिले। चलो आगे बढ़े। हम लोगों ने और डिस्कशन किया क्योंकि हम लोग आगे 1 बाय 1 डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप आगे बढ़े। आपने कहा सर बुशिंग क्या होता है? प्यारे बच्चों एक बात याद रखना, जब मैंने फर्स्टली 3 फेज ट्रांसफार्मर को डिस्कशन करवाया था तो मैंने आपके सामने बताया था 3 फेज ट्रांसफार्मर के अंदर देखो याद रखना, ये क्या है कंजर्वेटर, ये क्या है, देखो याद रखना, ये क्या है कंजर्वेटर, ये क्या है ऑयल गेज। इसके बीच में ये जो मुख्य टैंक है, इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, यहां पर ये देखो क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है बकोज रिले। इसके बाद में ये क्या लगा हुआ है, ऑयल गेज। और ये जो लगा हुआ है याद रखो, ये वाला देखो आपको दिख रहा है, ये वाला कितना इंपॉर्टेंट चीज है, इसको डिस्कशन करते हैं। ये वाला भाग क्या कहलाता है, आपका बुशिंग कहलाता है। याद रखना बुशिंग का कार्य क्या होता है, इस पर हमारा वाइंडिंग का तार लपेट करके बनाया जाता है। भाई आप कनेक्शन किससे प्राप्त करोगे, कनेक्शन वाइंडिंग का तार कहां लपेटोगे, आधार कहां है आपके पास में, तो उसके लिए क्या किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, बुशिंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बुशिंग का प्रयोग करते हैं। तो आपसे उठा के सवाल पूछ ले जाए बुशिंग जो होती है उसका निर्धारण किसके आधार पर करते हैं, उसके आकार का निर्धारण किसके आधार पर करते हैं, तो याद रखना बुशिंग के आकार का निर्धारण किसके आधार पर करते हैं, वोल्टेज के आधार पर। किसके आधार पर करते हैं प्यारे बच्चों, वोल्टेज के आधार पर। जिसकी वोल्टेज ज्यादा उसका आकार बड़ा, जिसकी वोल्टेज छोटी उसका आकार छोटा। तो याद रखना प्यारे बच्चों एक छोटी सी बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइएगा ट्रांसफार्मर के अंदर, इसके अंदर वोल्टेज आकार क्या है, छोटा, यानी कि वोल्टेज क्या है, एलवी, यानी कि कम है। जिसका आकार बड़ा वो क्या है, एचवी, यानी कि आकार बड़ा तो एचवी और आकार छोटा तो एलवी। और बुशिंग किसकी बनी होती है प्यारे बच्चों, याद रखना बुशिंग जो होती है वो पोर्सलिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पोर्सलिन की बनी होती है। पोर्सलिन क्या होती है, एक प्रकार का अचालक होता है। चीनी मिट्टी जानते हो, चीनी मिट्टी को रासायनिक क्रिया करवा देंगे तो क्या बदल जाएगी, वो हल्के गुलाबी रंग की हो जाएगी। देखो लाल रंग की, गहरे लाल रंग की बन रही है हमारे सामने, तो इसे क्या बोल देंगे हम लोग, पोर्सलिन बोल देंगे। चीनी मिट्टी को रासायनिक क्रिया के द्वारा पोर्सलिन में बदल दिया जाता है। पोर्सलिन क्या होता है, अचालक होता है एक प्रकार का, और ये क्या करता है, एलवी और एचवी में डिफाइन हो गया बुशिंग के बारे में। आपको बोला सर पीतल का कैप क्यों लगाते हैं, ऊपर दिख रहा है ना आपको पीतल का कैप। ये पीतल का कैप किस लिए लगाते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि पीतल का प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा, और पीतल का प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण ये स्पार्किंग जो होगी उसको कम करने का कार्य करता है। तो एक बात दिमाग में याद रखना, बुशिंग के ऊपर पीतल की कैप क्यों लगाते हैं, स्पार्किंग को कम करने के लिए, क्योंकि पीतल का प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है। बुशिंग किसकी बनी होती है, चीनी मिट्टी को रासायनिक क्रिया के द्वारा पोर्सलिन में बदल दिया जाता है, जिसके द्वारा बुशिंग को बनाया जाता है। बुशिंग कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एलवी और एचवी। एचवी का मतलब जिसकी आकार बड़ा वो एचवी और जिसका आकार छोटा वो एलवी। और आपसे तो बुशिंग का प्रयोग क्यों करते हैं सर, भैया बुशिंग का प्रयोग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो वाइंडिंग है उसको आधार देने के लिए बुशिंग का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़े। आपने कहा सर अब समझ में आया कि बुशिंग क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप हो तो आप लोग बिल्कुल आसानी से वहां डिस्कशन कर सकते हैं, और ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। बुशिंग दिख रहा है आपको बुशिंग के बारे में। चलो प्यारे बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि इजीली आप लोग डिस्कशन कर पाए। अंदर की तरफ कैसे दिखाई देती है बुशिंग, उसके बारे में तो हम लोग ये आपने देखा होगा, आगे पढ़ोगे आप लोग पावर सिस्टम एनालिसिस के अंदर, यानी कि विद्युत वितरण के अंतर्गत पढ़ोगे। इसे इंसुलेटर भी कहा जाता है। इंसुलेटर होता है ना आपका इंसुलेटर, उसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। पिन टाइप इंसुलेटर, शेकल टाइप इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, उसके बारे में भी आपको डिस्कशन करना होगा। वहां पे आपको इसके बारे में आगे डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़े। आपने कहा सर ऑयल गेज क्या होता है, प्यारे बच्चों किसी भी ऑयल गेज का मतलब नाम समझ में आ रहा, ऑयल गेज यानी कि ऑयल का अंदर ऑयल की मात्रा का पता लगाने वाला यंत्र। कंजर्वेटर के अंदर ये बिल्कुल लॉक होता है ऊपर से अधिकतर,
बार बार आप इसको खोल नहीं सकते क्योंकि नमी जाने की संभावना रहती है, पानी गिरने की संभावना रहती है ऑयल के अंदर, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेही होता है। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर के ऊपर एक प्रकार का मीटर लगा रहता है जिसे बोलते हैं ऑयल गेज। और ये ऑयल गेज क्या करता है प्यारे बच्चों, ये ऑयल गेज अंदर भरे हुए, कंजर्वेटर के अंदर भरे हुए ऑयल की मात्रा का पता लगाता है। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। ऑयल गेज क्या करता है, कंजर्वेटर में ऑयल की मात्रा का पता लगाता है। आप आगे बढ़े, आपने कहा ये हम लोगों ने जो पढ़ा वो थे 3 फेज ट्रांसफार्मर के जो पार्ट्स थे उनको हम लोगों ने 1 बाय 1 डिस्कशन करने की कोशिश करी है। तो प्यारे बच्चों इसके बहुत इंपॉर्टेंट जो सवाल थे वो हम लोगों ने डिस्कशन किए, उसको बिल्कुल इजीली आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं अगली नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। अगर मैं आपसे बोलूं स्कॉट कनेक्शन क्या होता है तो उसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से डिस्कशन करेंगे। स्कॉट कनेक्शन कुछ नहीं होता प्यारे बच्चों, किसी भी ट्रांसफार्मर में 3 फेज को 2 फेज या 3 फेज को सिंगल फेज में बदलने के लिए स्कॉट कनेक्शन का प्रयोग करते हैं। स्कॉट कनेक्शन में 2 ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, एक तो होता है इसमें मुख्य ट्रांसफार्मर, एक होता है टर्जरी ट्रांसफार्मर। तो याद रखना जो मुख्य ट्रांसफार्मर होता है उसके बीच में 50% हिस्से पर टैपिंग की जाती है और उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखो ये जो ट्रांसफार्मर है ऊपर वाले देखो, नीचे वाला कौन सा है, ये वाला, इसे बोलेंगे मुख्य ट्रांसफार्मर।